हमारे लेक्चर 52 कैपिटल टैक्स और आगे जी आपके नोट्स में बुक में हेडिंग दी हुई कॉस्ट सेक्शन नंबर 76। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली और तकरीबन ये चैप्टर हमारा एंड होने जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन सी इनकम फॉल करती है। फिर हमने देखा डिडक्शंस कौन सी माइनस कर सकती है और कौन सी माइनस नहीं कर सकते। हमारा मेन फोकस था जो माइनस नहीं कर सकते। अगर पेपर में ऐसी डिडक्शन आ जाए जो सेक्शन 21 में ना लिखा हो, मतलब कि ऐसी डिडक्शन आ जाए जिसके बारे में ये नहीं कहा था कि उसको माइनस नहीं कर सकते, तो इट डजंट मीन कि उसको माइनस कर सकते। यानी हमने पेपर में सवाल में वो वाले खर्चे ढूंढने हैं स्पेसिफिकली जो 21 वाली लिस्ट में मौजूद थे, जिनसे स्पेसिफिकली कहा जाता है कि माइनस आप नहीं कर सकते। अच्छा, डिडक्शन अलाउड नॉट अलाउड के बाद हमने देखा है इसके अलावा ये कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्पोजल किसे कहते हैं, एक्विजिशन किसे कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में पढ़ा। प्रॉफिट ऑन डेट बिजनेस के चैप्टर में क्या क्या है, वो डॉलर्स वाला कोई इंटरेस्ट पे करा कोई प्रॉफिट पे करा तो माइनस नहीं किया जा सकता है। वो कमीशन वाला पॉइंट देखा एसपीवी स्पेशल पर्पस लीगल या फिर डेट कलेक्टिंग एजेंट यूज कहते हैं। उसके अलावा क्या पढ़ा चैप्टर में, सॉरी, डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल्स, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन, ये मेन थीम था। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो सवाल आएगा पेपर में उस सवाल को करने का हमारा तरीका हमारा क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस करेंगे और आपको बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एओपी चैप्टर 12। एओपी जिस बच्चे को बिजनेस आ गया समझ लो, यानी वो बिजनेस को पैटर्न समझ आ गया, अकाउंटिंग वाले खर्चे माइनस किए तो हम क्या कर देंगे, क्या सारे ऐड बैक करेंगे कि वो वाले खर्चे पे रास्ता इसमें रास्ता यस इसमें रास्ता अकाउंटिंग वाले इनकम को ऐड किया होगा हम क्या कर देंगे लेस के सारी इनकम को लेस करेंगे वो पे रास्ता और टैक्स वाले अपने खर्चों क्या करते हैं और अपने इनकम क्या करते हैं। तो जिसको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो उसके लिए एओपी समझना बहुत बड़ी बात। एओपी का जो कांसेप्ट होगा वो एक ही लेक्चर में होगा, 2 पेज 3 पेज का चैप्टर देखिएगा आपके नोट्स में होगा। लेकिन एओपी का सवाल आता है और जिस बच्चे अक्सर क्या करते हैं बिजनेस के चैप्टर को सही से तैयार नहीं करते, जिसका बिजनेस तैयार नहीं है उसका एओपी भी तैयार नहीं है। और बिजनेस और एओपी पे कंबाइन क्वेश्चन भी आता है और अक्सर अलग-अलग सवाल भी आते हैं। 18 नंबर का बिजनेस, 11 नंबर का एओपी। फिर आप सुना होगा कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि बिजनेस में से 29 नंबर का पेपर आ गया, 29 नंबर की न्यूमेरिकल आ गई। उनका कहने का मतलब ये होता है कि 18 तो स्टेटिस्टिक्स है और 11 नंबर एओपी से आते हैं। तो क्यों बिजनेस से कंपेयर के साथ मर्ज कर रहे हो एओपी को? वो जिसको बिजनेस आता है उसी को एओपी आता है। एओपी भी क्या देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी पार्टनरशिप वो भी क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। थोड़ी सी 2-3 चीजें उसमें डिफरेंट आती है, पैटर्न समझने की बात है, वो मेरा काम है आपको समझाना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस जितनी हो सकती है हम करेंगे, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो सिलेबस कवरेज था वो डिस्टर्ब हो चुका है हमारा, लेकिन हम कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल एंड के सिलेबस को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। बाकी चीजें आपको दी जाएंगी कि आपने करनी है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीखें। नॉर्मली जो 50% एफर्ट ऑफ द टीचर, 50% एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपने अपना 50% जो है वो सही से देना है। आपको जो सवाल दिए जाएंगे आपने सॉल्व करने। आपके साथ इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स की फाइल शेयर की गई है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सवाल करना शुरू किए, जिन्होंने कि नहीं किया, क्योंकि मेजॉरिटी करना स्टार्ट करें, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया आज से स्टार्ट करें प्लीज। विद सॉल्यूशन है, कहीं थोड़ा बहुत मसला आ रहा है लेकिन क्या मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि हमने तो मैंने तो आपको उससे कराया नहीं सवाल, तो इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये चैप्टर हमें आगे बता रहा है कि हमने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। उसने हमें पहले कह दिया कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। डिफरेंट केसेस में कंसीडरेशन को बता दिया था। अगर एक केस में मैं पूछूं कि अगर 2 एसेट्स को एक साथ बेचा, एक ही कंसीडरेशन आई, हमें क्या पता किसकी कितनी है, हम परीक्षण करेंगे किस चीज को बेस बना के परीक्षण करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लेंगे, जिस दिन बेचा। अब डिस्पोजल में 14 इवेंट्स थे, उन 14 इवेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि डिस्ट्रॉय भी डिस्पोजल है, ऑनेस्ट रिडेम्पशन भी डिस्पोजल है, सीज से डिस्कार्डेड डिस्पोजल है, इस तरह का। आई जरा कॉस्ट की आपको हमें सिखा रहा है कि हमने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। ये जो अब 3 टॉपिक्स है, कॉस्ट, स्पेकुलेशन, मिनिमम टैक्स, इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों की जान अजाब करता है वो है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स अक्सर सवाल में एंड पे रिक्वायरमेंट में लिखा होगा इग्नोर मिनिमम टैक्स, ब्रैकेट में लिखा होता है इग्नोर मिनिमम टैक्स। समझाऊं उसको तो क्या होता है।
जो सबसे ज्यादा मेरे नजदीक इम्पोर्टेंट है वो स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, जो आईके पूछता है। स्पेकुलेशन का न्यूमेरिकल कैसे होगा, नॉन स्पेकुलेशन का कैसे होगा, ये सिखाना मेरा काम है। इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन पहले कॉस्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको खत्म करते हैं कॉस्ट में क्या क्या है। आइए सेक्शन 76 पे बच्चे क्या कहते हैं कॉस्ट में जी। सेक्शन 76 कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1, दिस सेक्शन शैल एस्टैब्लिश द कॉस्ट ऑफ एसेट। बड़ी मुश्किल बात है। देखा हम अब सीखेंगे कि एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। पॉइंट नंबर 2 देखो, द कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट। सब लोग ले परचेज एक होता है, परचेज एक होता है मैंने बनाया हुआ, दोनों फर्क होता है। कहता है अगर कोई एसेट खरीदा है तो किस किस कॉस्ट को हम उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, किस किस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे। द कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट शैल बी सम ऑफ मींस total of, addition of, this is the sum, the total amount given for the asset, the total amount given for the asset का मतलब है purchase price, the total amount given for the asset का मतलब है purchase price including the fair market value of consideration in kind के ऊपर लिखा barter system, what is barter system, goods के बदले goods। तो अगर आपने let's suppose एक asset खरीदा नया वाला, आपने पैसे भी पे किए और बदले में पुराना एसेट भी दे दिया, तो हम एफआईआर में सीख चुके हैं। आपको आइडिया होगा कि एक्सचेंज का केस है। नई गाड़ी खरीदी, बदले में पुरानी गाड़ी भी दे दी और 5 लाख रुपए भी दे दी। तो अब जब मैं नई गाड़ी की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो पुरानी वाली की फेयर मार्केट वैल्यू और जो पैसे मैंने पे किए 5 लाख, वो टोटल करके बताऊंगा ये क्या हमारी नई वाली की कॉस्ट है। वही बात कर रहे हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन काइंड determined at the time asset is acquired। कौन से टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू, जब परचेज उस टाइम की फेयर वैल्यू। ओके, पॉइंट बी, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, इंसिडेंटल का सर्कल कर लो। अब देखिए इंसिडेंटल कौन से होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर आपके समझ में क्या है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कस्टम ड्यूटीज, transportation cost, installation cost, custom duties, non-refundable taxes, any incidental, ये ठीक अपने भी पढ़ोगा अकाउंटिंग के भी, क्या ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्या और भी थे इसके अलावा, असेंबली कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इसके अलावा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। व्हाट इज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जहाँ से खरीदा वहाँ से अपने लोकेशन तक लाने की दिमाग खराब हो जाए तो इंश्योरेंस रहेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं एक था टेस्टिंग कॉस्ट, पुराना स्टैंडर्ड रिवाइज उसका सुन ले। पुराना स्टैंडर्ड कहता था कि टेस्टिंग कॉस्ट में से सेल प्रोसीड्स को माइनस करके जो नेट अमाउंट आती है उसको कैपिटलाइज करो। नया स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया। नया स्टैंडर्ड कहता है कि टेस्टिंग कॉस्ट में आपके सेल प्रोसीड्स को माइनस नहीं करना, जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट को लेना। लेकिन छोड़ दे, आपके सिलेबस में लगता है पुरानी बात चल रही है। पुरानी बात आपको याद है टेस्टिंग कॉस्ट की, 1 लाख कॉस्ट पड़ी, 60,000 की चीज बेची, तो ओवरऑल टेस्टिंग कॉस्ट कितनी बची वाली 40,000। वो क्या हो जाएगी इसकी कॉस्ट का। दोबारा इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर में 4-5 चीजें कॉमन है जो आपके सिलेबस में आती है, हमने लिखवा दी। तो परचेज प्राइस लेनी है, कोई एक्सचेंज वाला है उसको फेयर मार्केट में लेते हैं, और उसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स लेते हैं। ये परचेज एसेट की कॉस्ट में ये सब सारी बातें आती हैं। Any incidental expenditure paid in acquiring and disposing of the asset, खरीदने या बेचने। अच्छा, disposing of the asset को बोलते हैं add का मतलब क्या हुआ, अगर dispose of करते वक्त जो खर्चा हुआ है उसका एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनना है, add का मतलब हुआ। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तेज नहीं बोल रहा। ओके, पॉइंट भी पढ़िए, एक्सपेंडिचर पेड टू अल्टर और इंप्रूव द एसेट। ये तो आप मॉडिफिकेशन कॉस्ट, अल्टर और इंप्रूव द एसेट मतलब लिखो मॉडिफिकेशन कॉस्ट। क्या मॉडिफिकेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता? जी बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है। बट अब जहाँ बट आएगा वहाँ हम बट को इंसर्कल करके क्या लिखेंगे, इन रेयर सर्कमस्टांसेस। बट के साथ लिखिए इन रेयर सर्कमस्टांसेस। But shall not include any expenditure which is fully allowed as a deduction, which is fully allowed as a deduction को circle करें।
नंबर देखिए, आप कोई खर्चा करें और टैक्स वाले बोले, आप कोई खर्चा करें और टैक्स वाले बोले इस अमाउंट को, आप कोई खर्चा करें और टैक्स वाले बोले इस अमाउंट को एक्सपेंसेस में डाल दो, इस अमाउंट को एक्सपेंसेस में डाल दो। आप कोई खर्चा करें और टैक्स वाले बोले इस अमाउंट को एक्सपेंसेस में डाल दो। इस अमाउंट को एक्सपेंसेस में डालने का मतलब क्या बच्चों, आपने कोई खर्चा किया और टैक्स वाले का फौरन डिडक्शन क्लेम कर लो। अब अगर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं आप, तो क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे? अगर कैपिटलाइज कर लिया रेट से, तो कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है? डबल डिडक्शन हो रहा है। कैसे? एक तो वो एज एक्सपेंस माइनस हो गया, दूसरा एसेट की कॉस्ट का हिस्सा भर के डेप्रिसिएशन तो हो रहा होगा, तो दो दफा माइनस हो रहा है। तो आपके पेपर में देखना है खर्चों की लिस्ट में कोई ऐसा खर्चा जो नहीं स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि इस खर्चे को टैक्स वालों ने कहा है कि फॉरेन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। फॉरेन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का मतलब है जैसे ही खर्चा जेब से पे किया फॉरेन डिडक्शन क्लेम करो। तो उस पैसे खर्चे को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। क्या ये बात क्लियर है? तो परचेज में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस, कंसीडरेशन टाइम, इसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और इसके अलावा मॉडिफिकेशन कॉस्ट। क्या नहीं आएगा? Which is allowed as reduction. वो किससे पढ़ लेंगे? Which is allowed as reduction in the year of purchase. Purchase. यानी कोई ऐसा खर्चा जिसको फौरन माइनस कर देंगे, तो उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। पॉइंट 3 पढ़िए, पढ़ूंगा मैं, बताएंगे आप। If a personal asset is put to business use, disposal है, acquisition है, घर का ऐसी कहाँ है? Purchase है। If a personal asset is put to business use, its cost will be the fair market value on the date it is put to business use. बात रिपीट हो रही है। घर वाला ऐसी बिजनेस में ले, जिस दिन बिजनेस में लेकर आए ना, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो परचेज प्राइस होगी। ये परचेजिंग कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट होगी। जी पॉइंट 4 पढ़ो। अच्छा, अब पॉइंट 4 डिस्कस करें मैन्युफैक्चर्ड एसेट या कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात करें। हम एसेट खरीद नहीं रहे, हम बना रहे हैं। तो देखिए आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, बताएं अगर एक एसेट बना रहे हैं उसमें कौन-कौन सी कॉस्ट आ सकती है? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं? अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। और ओवरहेड्स में क्या कर सकते हैं? अच्छा, मशीन का ऑयल है, ये कौन सा खर्चा है? ओवरहेड है या मटेरियल है? ओवरहेड है। अच्छा, जो मजदूर लगे हुए हैं बनाने का काम मदद कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर, इसका बोला ना डायरेक्ट लेबर। जो सुपरवाइजर है इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है। जो सिक्योरिटी गार्ड है ओवरहेड्स। फैक्ट्री का रेंट ओवरहेड्स। अच्छा, कुर्सी फर्नीचर बनाने के जो लकड़ियां इस्तेमाल हो रही है डायरेक्ट मटेरियल। चलिए पॉइंट 4 पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड और कंस्ट्रक्टेड एसेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं shall be the total cost incurred in producing or constructing the asset। ये लिखा है total cost incurred, इस total cost incurred के ऊपर लिख रहे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। आपको से कौन सी में नहीं पढ़ रहा, मतलब पर बेसिक पढ़ा तो इतना मसला नहीं है, बेसिक सी बातें हैं जी। The cost of producing or constructed asset should be the total cost incurred in producing or constructing the asset plus any incidental expenditure and expenditure paid to alter or improve the asset। वही बातें हैं। फर्क क्या है परचेज और कंस्ट्रक्ट में? वहां परचेज प्राइस थी, यहाँ पे क्या है? कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। बाकी वो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर वहां भी थे, यहाँ भी है। मॉडिफिकेशन कॉस्ट वहां भी थी और यहाँ भी है। एग्जांपल देखिए, सोचो बात प्लीज बड़े ध्यान से, बड़ी आसान सी बात है, बहुत ही बेसिक बात है, समझिएगा इस बात को। रिकॉर्डिंग जी हो रही है।
चलिए 0.5 के साथ एक एग्जांपल लिखिए। यकम मई, अच्छा अभी बेसिकली जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं उसके हवाले से बात की गई है कि यकम मई को कितने डॉलर्स का लोन आपने रिसीव किया। 2 लाख डॉलर्स का लोन रिसीव किया। जब लोन आपने रिसीव किया तो एक डॉलर कितने का था? 140 का। अब आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होंगे, तो यानी कि पहले मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स होगी और हर इंस्टॉलमेंट में आपने उस दिन जिस दिन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उस दिन डॉलर का रेट है। अब पहली इंस्टॉलमेंट आप कब पे कर रहे हैं? 30 जून को। देखें कितने पे कर रहे हैं? $30,000 पे। $30,000 पे कर रहे हैं। अब जब लोन लिया तो 140 का था। अब जब लोन की इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो डॉलर कितने का है? 142 का है। पर डॉलर कितने रुपए मुझे महंगा पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है 2 रुपए। और टोटल डॉलर्स कितने पे हो रहे हैं उस दिन पे? कितने मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे? 60,000। बेसिकली एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। तो मुझे बताएं लोन लेना इनफ्लो है या आउटफ्लो है? यहाँ लिख लो, पढ़ के आ रहे हैं।